आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन वीरवार 20 जनवरी 2022 में आप सभी का भव्य स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से भव्य स्वागत है। जैसा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा, आपके पाठ्यक्रम में जो अंतिम कविता है निर्मला पुतुल के द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं हम, आओ मिलकर बचाएं, ये जो शीर्षक है कविता का, तो आज ये इसी कविता के संदर्भ में चर्चा परिचर्चा की जाएगी। इसी के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। सर्वप्रथम हम निर्मला जी का जीवन वृत्तांत जान लेते हैं। निर्मला पुतुल झारखंड की रहने वाली है। इन्होंने साहित्य को अनेक हिंदी साहित्य को अनेक श्रेष्ठ रचनाएं दी हैं। इनका जन्म दुमका, जो कि झारखंड में आता है, दुमका में इनका जन्म हुआ था। सन 1972 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था और इस तरह से इनके पिता और चाचा शिक्षक थे। इसी कारण इन्हें शिक्षा का माहौल प्राप्त हुआ और इनका नियमित अध्ययन विभिन्न समस्याओं के चलते बाधित होता रहा। इस तरह से निर्मला जी ने नर्सिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया और इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आदिवासी परिवार से में जन्म लेने के कारण इनका संथाली समाज से बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो गया और ये जो संबंध था, ये जो जुड़ाव था, यह जुड़ाव इनकी रचनाओं में भी स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं पे नजर डाल लेते हैं। नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। इनकी रचनाओं में आदिवासी समाज की दशा, उनकी विसंगतियों को उजागर, इन्होंने अपनी आदिवासी समाज की दशाओं को, उनकी विसंगतियों को उजागर किया अपनी रचनाओं में। इस तरह से इन्होंने अपनी रचनाओं में पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का व्यवसायियों के हाथों हाथों बिक जाना, पुरुष वर्चस्व कुरीतियों के कारण बिगड़ती हुई जो आज की युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी का जो भविष्य है वो बिल्कुल ही खराब हो चुका है। इस तरह से ये जो समस्याएं इनके समक्ष उजागर हुई हैं, इन्होंने भोगी हैं, इन्होंने देखी हैं। इस प्रकार की समस्याओं को कवित्री ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के समक्ष उजागर किया। निर्मला जी ने आदिवासी समाज के भोलेपन, वहां की सादगी, वहां के कठोर परिश्रम के गुणों के विषय में भी बताया। वहां की इन्होंने बताया कि अशिक्षा, अज्ञान, कुरीतियां, अंधविश्वास जैसे दोष भी यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और समाज में भी देखने को मिलते हैं। इस तरह से आदिवासी समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को निर्मला जी ने अपनी कविता में एक सुंदर निरूपण किया है। इनकी कविताएं मुख्यतः संथाली भाषा में रचित है और इस तरह से निर्मला जी के मनोभाव कविता के माध्यम से उभर कर पाठक को सोचने पर विवश करते हैं। ये निर्मला जी का जीवन वृत्तांत है। अब ये जो कविता आपके पाठ्यक्रम में आओ मिलकर बचाएं, तो इसका सारांश जान लीजिएगा। आओ मिलकर बचाए जो कविता है, ये प्रकृति प्रेमी और संस्कृति प्रेमी कविता है और निर्मला जी ने इसे संथाली भाषा में रचित किया है और इसका जो हिंदी रूपांतर है, हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। इस तरह से निर्मला जी ने इस तरह से झारखंड के संथाली रंग और वहां की जीवन शैली को
बचाने के लिए वहां के लोगों से आग्रह किया है इस कविता के माध्यम से। और निर्मला जी ने बताया कि वह अपनी बस्तियों को शहरी अपसंस्कृति से बचा कर रखना चाहती है, और ताकि शहरी जो अपसंस्कृति है वो अपसंस्कृति इसके इनके क्षेत्र पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना डाल पाए। और जो झारखंड की मिट्टी है, झारखंड की माटी के का ही रंग अपनी क्षेत्र पे वो लगाना चाहती है। कौन? निर्मला जी। ठीक है। तो इस तरह से आगे इन्होंने बताया कि वह अपनी बस्तियों जो निर्मला जी ने बताया कि उनके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, बोलापन, अक्खड़पन, जो जारूपन, ये वहाँ के लोगों में ज्यों के, और जिस तरह से इस क्षेत्र के लोग जिस कला के लिए, जिस चीज के लिए जाने जाते थे, वो भी इनके ज्यों के त्योरे भले उसमें उनके ये धनुष बाण, जो ये धनुष बाण चलाने में माहिर होते हैं, तो ये धनुष बाण में भी की जो कुशलता है ये भी इनके अंदर ज्यों की त्यों रहे। कुलाड़ी, और ये जो कुलाड़ी को धारण किए फिरते रहते हैं, यानी कि जो अ, यही कहना चाहती है कि जो अतीत में जो कुछ समय पहले वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो उस क्षेत्र के जो निवासी थे, वो जैसा कर्म किया करते थे, आज वैसा क्रम निर्मला जी को देखने को नहीं मिलता है। आज उसमें काफी कुछ बदलाव निर्मला जी को देखने को मिल रहा है। इसीलिए निर्मला जी ने अपने क्षेत्र के निवासियों से आग्रह किया है कि आप इन सभी चीजों को बरकरार रखें, क्योंकि वहाँ के जंगलों की ताजा हवा, नदियों की पवित्रता, पहाड़ी गीतों की धुन, मिट्टी की सुगंध, नाचने गाने के लिए जो गीत गाया करते थे, आंगन में इधर उधर जो आपस में खेलते थे गीत गाते समय, और रोने के लिए एकांत में बच्चे जब चले जाया करते थे, और इस तरह से बच्चों के खेलने के जो मैदान है, पशुओं के लिए हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की जो शांति है, वो ज्यों की त्यों निर्मला जी अपने क्षेत्र में बरकरार रखना का आग्रह करती है अपने क्षेत्र वासियों से। इस तरह से वह पहले की तरह विश्वास, आशा और सपनों के संसार में जीना चाहती है। ये इस कविता का सारांश है। इस कविता का सारांश कहने का तात्पर्य यही है कि निर्मला जी ने अपने क्षेत्र वासियों से, यानी कि आदिवासी समाज के समक्ष जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करके उनसे आग्रह किया है कि हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास इस पूरे के पूरे इस माहौल को, इस प्रकार के माहौल को बचाने का जो हमारे पास अभी भी समय है, ताकि हम इसको सुरक्षित रख सके। इस प्रकार का आग्रह निर्मला जी ने अपने आदिवासी समाज के निवासियों से, वहां के लोगों से किया है। तो ये सारांश है इस कविता का। अब आगे बढ़ते हैं। पेन पेंसिल आप लोग साथ में रखना। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए, उसे बचाए डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। अब जो कठिन शब्द आए हैं, कठिन शब्दों का अर्थ जान लीजिएगा। अब कठिन शब्दों से मतलब है बस्तियां। बस्तियां, देखिए बस्तियां से मतलब है मनुष्य के जो रहने का जो स्थान होता है, जो छोटी मोटी जगह होती है, तो उन्हें हम बस्तियां बोल देते हैं। ठीक है। फिर नंगी हो जाना। नंगी हो जाना ये मतलब है निर्लज हो जाना या अमर्यादित हो जाना। अमर्यादित हो जाना। ठीक है। और आबो हवा,
आबो हवा से मतलब है वातावरण से। आबो हवा, आबो होता है जल, और हवा यानी कि वायु, जल वायु, जलवायु। आबो हवा में अगर देखा जाए तो द्वंद्व समास जाएगा। आबो हवा में कौन सा समास जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है। तो हड्डियां, हड्डियां का मतलब है हड्डियों का जो भंडार होता है, जो उसका पूरा का पूरा एक कोष, एक तरह का पूरा खजाना होता है हड्डियों का, उसको बोलते हैं हड्डियां। ठीक है। तो देखिए कवित्री ने क्या बताया इन पंक्तियों के माध्यम से। सबसे पहले जो प्रसंग के विषय में अगर बात करें तो मैंने आपको पहले बताया है, वैसे अपने इसमें सीबीएसई में ये पूछा नहीं जाता प्रसंग से संबंधित बातें, लेकिन एचबीएसई में, अन्य बोर्ड्स में पूछा जाता है। प्रसंग में हमें 4 बातें विशेष तौर पर बतानी होती है। सबसे पहले हमें पुस्तक का नाम बताना होता है, उसके बाद जो कविता है या जो कविता का नाम है, और कवि का नाम या कवित्री का नाम, और इसके उपरांत हमें जो उसके माध्यम से कवित्री ने उजागर किया है, उन पंक्तियों के माध्यम से एक निहित संदेश उसमें क्या है, क्या छिपा हुआ है। ये जो 4 बातें हैं ये प्रसंग के दरमियान बतानी होती है। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां, अगर पंक्तियां लेते हो पद्यांश भी ले सकते हो, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है। तो आप पंक्तियों के माध्यम से चले या पद्यांश के माध्यम से चले, जैसा आपको उचित बैठता, लेकिन अंतिम समय में, अंतिम जो इस ये वाक्य के अंत में परिवर्तन हो जाएगा फिर बाद में। देखिए प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित झारखंड की प्रसिद्ध कवित्री निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं नामक कविता से उद्धृत है, या अवतरित की गई है, या अवतरित किया गया है। ठीक है, या लिया गया है। और इसमें उन्होंने अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने की विनती की है, और इस तरह से कवित्री सबका आह्वान करते हुए, सबको एक आवाज देते हुए, एक सबसे आग्रह करते हुए कवित्री क्या कहती है इसके विषय में जानिएगा। तो देखिए, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे। अब देखिए पहली 2 पंक्तियों की व्याख्या देख लीजिएगा। देखिए जो कवित्री है निर्मला जी समस्त मानव जाति से आग्रह करते हुए कहती है कि हमें कुछ ना कुछ कोशिश अवश्य करनी चाहिए, कोई ना कोई कोशिश या कुछ ना कुछ कोशिश हमें अवश्य करनी चाहिए। और वो कोशिश किसके लिए करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? वो कोशिश हमें इसलिए करनी चाहिए ताकि ये जो बस्तियां हैं, हमारी बस्तियां, ये हमारी बस्तियां शहरी वातावरण के प्रभाव में निरंतर आती जा रही हैं। शहरों का जो शहरी वातावरण, जो वो शहरी वातावरण हमारी बस्तियों पे निरंतर अपनी छाप छोड़ता जा रहा है, अपना जो प्रभाव है वो छोड़ता जा रहा है। अब वो शहरी वातावरण है क्या, उसके विषय में भी जानकारी देंगे आपको। तो इस कारण से हमारे जो कवित्री आगे कहती है कि इसी कारण से हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मर्यादाएं हैं, वो मर्यादाएं धीरे धीरे क्या हो गई है, समाप्त हो गई हैं, धीरे धीरे टूटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। उन मान मर्यादाओं को बचाने के लिए हमें शहरी जो अपसंस्कृति है, शहरी जो वातावरण है, उस शहरी वातावरण से अपने आप को क्या करना है, बचाना है।
शहरी वातावरण से अपने आप को क्या करना है, बचाना है। और ये जो मान मर्यादाएं, ये जो मर्यादाएं, ये जो नियम, ये कायदे कानून जो हम लोगों ने, समाज ने जो बनाए हैं, इन्हें सुरक्षित रखना है। इस तरह से नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए उसे, और इस तरह से हम अपनी बस्तियों को नंगी होने से हमें बचाना है। नंगी होने से हमें क्या करना है, अपनी बस्तियों को बचाना है। अर्थात कोई तरीके कहने का तात्पर्य कि ये जो बस्तियां हैं, इन बस्तियों को मानव, और ये जो बस्तियां हैं, इन बस्तियों को मानव और वंशपति रहित होने से हमें बचाना है। ताकि, क्योंकि ये सारी की सारी बस्तियां आजकल आप देखते भी हो, पेड़ पौधों को काट दिया जाता है और मानव के लिए वहां पर रहने के लिए जगह बना दी जाती है, और फिर मानव भी घुट घुट कर जीवन व्यतीत करता है। चारों ओर तरह तरह की जो फैक्ट्रियां वो लगा दी जाती हैं, और फिर प्रदूषित धुएं की वजह से मानव भी ठीक तरह से सांस नहीं ले पाता। आप करंट का एग्जांपल देखोगे, पानीपत में अगर जाकर देखोगे तो पानीपत में बुरा हाल है। गुड़गांव में जाओगे, गुड़गांव में देखोगे, फरीदाबाद में जाओगे, फरीदाबाद में ऐसे आपको प्रदूषित धुआं मिलेगा। आपको जो हवा है वो हवा प्रदूषित मिलेगी, बिल्कुल ठीक तरह से सांस भी नहीं लिया जाता। तो इन्हीं चीजों से, इस प्रकार के वातावरण से, इस प्रकार के माहौल से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और समाज को सुरक्षित रखने के लिए कवित्री ने समाज के लोगों से आग्रह किया है। ठीक है भाई, तो आगे देखिएगा क्या कहते हैं, उन्हें दोहरा देते हैं कि नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाए उसे। कि हमारे इलाके के लोगों में शर्म नाम की जो चीज है वो अब धीरे धीरे क्या हो गई है, बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है। शर्म हया छोड़कर वो नंगे होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो नंगा होना जो शब्द है, ये त्रिआयामी शब्द प्रयोग हुआ है। यहाँ पर त्रिआयामी, 3 रूपों में 3 आयाम लिए हुए है ये नंगी होना। ये जो नंगी होना शब्द है, ये 3 रूप लिए हुए है। और ये 3 अर्थ या 3 रूप कौन कौन से है? नंगी होने से मतलब है, सबसे पहले कपड़े कम पहनना, दूसरा मर्यादाएं छोड़ देना, तीसरा पेड़ पौधों से विहीन हो जाना, पेड़ पौधों से विहीन हो जाना। ये 3 अर्थ लिए हुए हैं नंगी होना। ठीक है, तो आगे देखिएगा आप। ठीक है भाई, तो इस तरह से नंगी होने से शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाए डूबने से। कि उनके तन के कपड़े भी तन ढकने की बजाय तन को दिखाने की होड़ में लगे रहते हैं। आज आप देखोगे समाज के अंदर अगर आप देखोगे कि गांव में, ये जो गांव के व्यक्ति, जो बच्चे हैं, गांव के जो महिलाएं हैं, गांव के जो पुरुष हैं, ये आप देखोगे कि शहरी प्रभाव इनके ऊपर धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ता जाता है। जैसा खान पान, जैसा रहन सहन शहर का होता है, वैसा ही वो अपने गांव में करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं। जैसा पहनावा आप देखते भी हो, शरीर पे आजकल कपड़े, बच्चों के शरीरों पे कपड़े बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। शरीर ज्यादा दिखाई देता, कपड़े कम दिखाई देते हैं। धीरे धीरे हम क्या होते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को भी हम अपने जीवन में उतार चुके हैं। एक कहावत है कि ये जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में थोड़ा सा इस कविता से हटकर बात करते हैं। हमारे हरियाणा में क्या है कि जो
कपड़े जो पहना हुआ है चंडीगढ़ में छोड़ दिया जाता है, उस पहनावे को हरियाणा में पूरे जोरों शोरों से चलता है। वो जो पहनावा दिल्ली, बंबई, चंडीगढ़, बड़े बड़े शहरों में वो पहनावा बिल्कुल ही जब खत्म हो जाता है तो वो पहनावा फिर हरियाणा में पूरे जोरों शोरों से चलता है। तो इस तरह से, इस प्रकार के पहनावे से, इस प्रकार के रहन सहन से, इस प्रकार के खान पान से, इस प्रकार की अपसंस्कृति से कवित्री ने बचने के लिए लोगों से आग्रह किया है। आप देखोगे, आप अगर देखोगे, पहले पहले का एक दौर था कि हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो कुर्ता धोती और जो सिर पर एक कपड़ा बांध के रखते थे, फिर धीरे धीरे परिवर्तित हो गए पैंट शर्ट में, और फिर आजकल का जो पहनावा, आजकल के पहनावे से तो आप लोग भले भांति पूर्वक परिचित हो ही, यानी कि चाकसुक बिंब का प्रयोग है, चाकसुक बिंब का, चाकसुक बिंब का। ठीक है, तो आगे देखिएगा, ज्यादा इस पर गहराई में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही इनका आग्रह है कवित्री का कि आप अपसंस्कृति से अपने आप को बचाए, अपने समाज को बचाएं, कि शहर की आबो हवा से बचाए, उसे बचाए डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। और आगे कवित्री कहती है, यहाँ के वृक्षों को काट काट कर, यहाँ के वृक्षों को काट काट कर धरती को वृक्षों से रहित कर दिया जाता है। और इस तरह एक दिन पूरी की पूरी जो बस्ती है, पूरी की पूरी बस्ती उजड़ जाएगी, पूरी की पूरी बस्ती हड्डियों का ढेर बन जाएगी। पूरी की पूरी बस्ती क्या बन जाएगी? हड्डियों का ढेर बन जाएगी, हड्डियों का एक भंडार बन जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कवित्री का कि संस्कृति के प्रभाव में यहाँ के निवासी रक्त मांसहीन होकर बिल्कुल ही कमजोर बन जाएंगे, और जो वातावरण है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है? अपने आप को कमजोर नहीं बनने देना है, हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ना है, हमें अपने खान पान को, अपने वातावरण को बचाए रखना है। अब बार बार हरियाणा की बात क्यों आती है? देशों में देश, जो हरियाणा है, हरियाणा की जो बोली है, हरियाणा की जो बोली है वो ठेठ हरियाणवी अगर कोई बोले, ठेठ हरियाणवी अगर कोई बोलता है तो ठेठ हरियाणवी मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी को समझ भी आ जाएगा। ठेठ हरियाणवी ऐसे शब्द निकल कर आएंगे आप कि कई बार तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे उन शब्दों को सुनकर। तो इस तरह से कहने का मेरा जो तात्पर्य ये है कि आप अपने वातावरण को बचाए रखें, शहरी जो अपसंस्कृति है, शहरी अपसंस्कृति से अपने आप को सुरक्षित रखें, उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े। ठीक है, तो ये इन पंक्तियों की व्याख्या है। तो इसमें विशेष के तौर पे चलते हैं, इसमें विशेष के तौर पे चलते हैं। तो इसका विशेष देख लीजिएगा, इसका विशेष देख लीजिए। विशेष में सबसे पहले इस पद्यांश में कवित्री ने अपने देसी परिवेश को बचाने की कोशिश की है। शहरी आबो हवा शहर की अपसंस्कृति और वहां की चकाचौंध का प्रतीक है। नंगी होना मैंने आपको पहले बताया है, नंगी होने त्रिआयामी शब्द है। ठीक है, कपड़े कम पहनना, मर्यादाएं छोड़ देना, पेड़ पौधों से रहित हो जाना। ठीक है, हडिया जो शब्द है, हडिया शब्द सर्वनाश का प्रतीक है। हडिया जो शब्द है
ये यहाँ पर किसका प्रतीक है? सर्वनाश का प्रतीक है। सर्वनाश से मतलब है कि आज का जो युवा वर्ग है वो समय और नशे के सेवन में चलता फिरता रहता है और उसका जो शरीर है उसका वो एक पिंजर के और पिंजर की तरह दिखाई देता है, बिल्कुल पंजर शरीर दिखाई देता, बिल्कुल नाजुक। सिर्फ वो शारीरिक रूप से तो दिखाई देता लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला हो चुका है, बिल्कुल ही कमजोर बन चुका है होता है। उसी प्रकार देसी लोग शक्तिहीन होते जा रहे हैं आज के दौर में। उर्दू और लोक प्रचलित हिंदी के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है कवित्री ने इन पंक्तियों में। छंद मुक्त होते हुए भी ये भाषा को प्रवाह देती है और इस तरह से कवित्री ने संथाली समाज के प्रति चिंता भी प्रकट की है और इन पंक्तियों में प्रसाद गुण का प्रयोग है, प्रसाद गुण का प्रयोग है और शांत रस का स्वाभाविक प्रयोग किया है कवित्री ने, शांत रस का। ठीक है भाई। और जो कवित्री ने देशज शब्दों का भी प्रयोग किया क्योंकि कवित्री ने वहां की जो अपने क्षेत्र की है ये वहीं की रहने वाली है, इसलिए उन्होंने देशज शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया इन पंक्तियों में। और इस तरह से देशज शब्दों का उर्दू शब्दों का प्रयोग करने पर इन्होंने जो इन पंक्तियों की बात शैली है वो सरल, सहज और प्रभावी बना दी है। ठीक है भाई। तो ये इस जो पंक्तियां है, ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश का एक तरह से आपकी व्याख्या है, एक तरह से आपका सारांश है। ठीक है। तो अगर इसमें से कुछ प्रश्न करें इसी पद्यांश में से, तो सबसे पहले चलते हैं हम कि बस्तियों के नंगी होने से क्या मतलब है। बस्तियों में जो नग्नता और अश्लीलता आजकल जो देखने को मिलती है, इस पर कवित्री ने चिंता व्यक्त की है। कवित्री ने बताया कि बस्तियों के लोग शहरों की देखा देखी से ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं और ऐसे ही खान पान किया करते हैं जैसे शहर के लोग करते हैं। और ये वस्त्र इस प्रकार से पहनते, इतने वस्त्र पहनते हैं कि उनका जो शरीर है, शरीर ज्यादा दिखाई देता है और जो वस्त्र हैं वस्त्र कम दिखाई देते हैं। इस तरह से ऐसे वस्त्र पहनते हैं कि जो तन है, तन पूरी तरह से ढक नहीं पाता और अधिक दिखाई देता है। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि वृक्षों को आज के दौर में अंधाधुंध काटा जा रहा है। वृक्षों को आज के दौर में क्या, वृक्षों को अंधाधुंध काटते जा रहे हैं। ठीक है। तो आगे देखिएगा, शहर की आबो हवा से बस्तियों को क्या खतरा है। शहर की आबो हवा से बस्तियों में नग्नता छा जाएगी, अश्लीलता अपना प्रकोप धारण कर लेगी। यही जो खतरा है, इस खतरे की जो बढ़ने की आशंका कवित्री के मन में है। तीसरा है कि पूरी बस्ती के हड़िया में डूबने पर जो कवित्री ने व्यंग्य किया, वो व्यंग्य क्या है। जिस प्रकार वृक्ष काटे जा रहे हैं आज के दौर में, बस्तियां पेड़ों से रहित नंगी होती जा रही हैं, इससे यही लगता है कि बस्तियों का जीवन भी हड्डियों के कंकाल की तरह निरर्थक बन जाएगा। बिल्कुल एक हड्डियों के कंकाल की तरह, हड्डियों के भंडार की तरह बन जाएगा। ये 3-4 जो महत्वपूर्ण है, इसमें से सवाल जवाब हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक करना। अगर आप में से किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है
तो पूछ सकते हो, बाकी करेंगे कल। ठीक है भाई। हेलो।